नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे और हम लोगों ने प्रस्तावना के अंदर अगर बात करें तो हम लोग यहाँ प्रस्तावना में 4 बातें देख चुके थे। दोस्तों, प्रस्तावना में हम लोग ये देख चुके थे कि इसको समझने के लिए हमने 4 भागों में बांटा था। प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग हमने देखा था संविधान किसने बनाया, ये हम देख चुके थे, संविधान किसने बनाया। दूसरा भाग दोस्तों हमने देखा था शासन की पद्धति क्या रखी गई, शासन की पद्धति। तीसरा भाग हमने इसमें देखा था शासन पद्धति के उद्देश्य, शासन पद्धति के उद्देश्य हम देख चुके थे दोस्तों। चौथा भाग हमने देखा था संविधान कब अंगीकृत किया गया। ये 4 बातें दोस्तों हम प्रस्तावना के अंदर देख चुके थे। हमने देख लिया था प्रस्तावना में कि संविधान किसने बनाया, भारत में शासन की पद्धति क्या रखी गई, शासन पद्धति के उद्देश्य क्या रखे गए और संविधान कब अंगीकृत किया गया। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं संविधान प्रस्तावना में। प्रस्तावना के अंदर अब हमें देखना है प्रस्तावना पर विश्व की महान क्रांतियों का प्रभाव। प्रस्तावना पर विश्व की महान क्रांतियों का प्रभाव, ये हमारा हेडिंग है दोस्तों। अगर हम प्रस्तावना पर विश्व की महान क्रांतियों का प्रभाव देखें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना पर, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विश्व की 3 क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है। विश्व की 3 क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विश्व की 3 क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। ये 3 क्रांतियां कौन कौन सी है? तो पहली क्रांति है रूस की क्रांति। पहली कौन सी है दोस्तों? रूस की क्रांति। और इस रूस की क्रांति को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। हमने रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति से प्रस्तावना में क्या लिया दोस्तों? तो इससे प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा ली। क्या लिया दोस्तों? इससे हमने न्याय की अवधारणा ली और इसमें हमने 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में लिए। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा हमने इससे लिया दोस्तों आर्थिक न्याय और तीसरा न्याय हमने रूस की क्रांति से लिया है दोस्तों राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों, प्रस्तावना में तीनों प्रकार के न्याय कहाँ से लिए गए हैं? तीनों प्रकार के न्याय रूस की क्रांति से लिए गए। इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, दूसरी क्रांति जिसका प्रभाव है वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति दोस्तों, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में और प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा ली है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा ली गई है। तो दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए दोस्तों? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से लिए। तीसरी और आखिरी क्रांति जिसका प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई देता है वो है दोस्तों अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति हुई थी दोस्तों 1776 में और अमेरिका की क्रांति से भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ग्रहण की गई।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ग्रहण की गई। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विश्व की 3 क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है। और ये 3 क्रांतियां कौन कौन सी है? तो पहली है यहाँ पर रूस की क्रांति। कौन सी है दोस्तों? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति को ही क्या कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। ये कब हुई थी? 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति से प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा ली है। और दोस्तों इसमें 3 प्रकार के न्याय हमने रूस की क्रांति से लिए हैं। पहला लिया है सामाजिक न्याय, दूसरा लिया है आर्थिक न्याय और तीसरा लिया है राजनीतिक न्याय। दूसरी क्रांति है दोस्तों जिसका प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई देता है, वो है आपके फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में। हमने फ्रांस की क्रांति से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा ग्रहण की। और तीसरी और आखिरी क्रांति है दोस्तों अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति हुई थी 1776 में। अमेरिका की क्रांति से प्रस्तावना में जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ग्रहण की गई। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना पर विश्व की कितनी क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है? 3। इसका सवाल ऐसे बनता है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बने तो इस टाइप से बनेगा कि प्रस्तावना पर निम्न में से किस एक क्रांति का प्रभाव दिखाई नहीं देता। तब आपको बताना है। 3 तो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, रूसी क्रांति, फ्रांसी क्रांति और अमेरिका। मान लो चौथा ऑप्शन आ गया चीन की क्रांति, चौथा ऑप्शन आ गया ब्रिटेन की क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो इनका प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई नहीं देता। ठीक है, हम आगे बात कर रहे हैं। हमारा अगला हेडिंग है प्रस्तावना के अंदर प्रस्तावना से संबंधित विवाद। प्रस्तावना से संबंधित विवाद। दोस्तों विवाद की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना से संबंधित 2 विवाद हैं। कितने विवाद है दोस्तों? 2 विवाद हैं। पहला विवाद है प्रस्तावना से संबंधित कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। दूसरा विवाद है दोस्तों, क्या प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य है। प्रस्तावना से संबंधित 2 विवाद है दोस्तों कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का हिस्सा है, संविधान का अंग है। पहला विवाद ये है। दूसरा विवाद है क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है। हम पहले विवाद की बात करते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का भाग है, संविधान का हिस्सा है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें 2 तरीके से देखना होगा। एक तरफ हमें देखना होगा प्रस्तावना को प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस पर हमें 2 विचार देखने। दूसरा हमें देखना होगा प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक तो हमें देखना है दोस्तों भाग नहीं है, एक हमें देखना है भाग है। भाग नहीं है पे बात करें अगर हम, तो यहां पहला विचार रखा था न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्रस्तावना का उल्लेख संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में नहीं है, अतः प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों सबसे पहला विचार रखा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस पर किसने रखा दोस्तों? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने। चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रस्तावना का उल्लेख संविधान के किसी भी भाग में नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग, संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, बेरुबाड़ी
बनाम भारत संघवाद 1960, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद 1960, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दोस्तों बेरूबाड़ी के केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु संविधान की भाषा कठिन होने के कारण ये संविधान निर्माताओं के विचारों और भावनाओं को जानने की कुंजी है। ठीक है दोस्तों, ये बेरूबाड़ी क्या था दोस्तों? बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था जो आज तो ये बांग्लादेश में आता है, पर उस समय ये तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने किसी बात पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जिसको लेकर क्या था? विवाद था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। तो दोस्तों हमने पहली बात देखी, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, भाग है? इस पर हमने पहला विचार देखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्रस्तावना का उल्लेख संविधान में नहीं है, अतः प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरी बात, कि बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद हमने देखा 1960, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु संविधान की भाषा कठिन होने के कारण, जटिल होने के कारण ये संविधान निर्माताओं के विचारों और भावनाओं को जानने की क्या है? कुंजी है। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस पर पहला जो केस आता है वो आता है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, अभिन्न अंग माना तथा इसे संविधान की आँख, संविधान की आँख तथा संविधान की व्याख्या का आधार माना, संविधान की आँख तथा संविधान की व्याख्या का आधार माना। ठीक है दोस्तों, हमने देखा प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें पहला केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का क्या माना है दोस्तों? अंग माना, और कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आँख है तथा प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का क्या है दोस्तों? आधार है। इसके बाद दोस्तों यहाँ दूसरा केस आता है SR बोमई बनाम भारत संघवाद 1994। SR बोमई के केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग, संविधान का महत्वपूर्ण भाग तथा आधारभूत हिस्सा माना, महत्वपूर्ण भाग माना और संविधान का आधारभूत हिस्सा माना। कौन के केस में दोस्तों? SR बोमई बनाम भारत संघवाद 1994। तीसरा केस आया दोस्तों यहाँ पर LIC ऑफ इंडिया केस। LIC ऑफ इंडिया केस आया था दोस्तों 1995 में। इस केस में भी, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, प्रस्तावना को संविधान का क्या माना दोस्तों? भाग माना। तो हमने देखा दोस्तों, पहला हमने केस देखा, पहला हमने विवाद देखा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, भाग है। तो इस पर हमने दो तरीके के विचार देखे। एक विचार है यहाँ है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानने वालों में पहला नाम आया न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्रस्तावना का उल्लेख संविधान के किसी भाग या किसी अनुच्छेद में
नहीं है, अतः प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा आया दोस्तों बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद 1960, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और ये कहा कि प्रस्तावना की भाषा कठिन है, इस कारण प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों और भावनाओं को जानने की क्या है, कुंजी है। अगली हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, भाग है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय में जो केस आया दोस्तों, पहला वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, इसे संविधान की आंख माना तथा संविधान की व्याख्या का प्रस्तावना को क्या माना गया, आधार माना गया। SR बोमई बनाम भारत संघवाद आया 1994 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग तथा आधारभूत हिस्सा माना। फिर तीसरा केस यहाँ पर आया दोस्तों LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इस केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का क्या माना, भाग माना। तो इस तरीके से दो तरीके जो विवाद थे, दो तरीके के, इन विवादों के माध्यम से प्रस्तावना को क्या मान लिया गया, संविधान का भाग मान लिया गया। हम दूसरे विवाद की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा विवाद है क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, वाद योग्य है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में 3 केस आए हैं। क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, वाद योग्य है। इस पर प्रस्तावना में 3 केस, सुप्रीम कोर्ट में 3 केस आए। पहला केस यहाँ आया था दोस्तों मदन गोपाल बनाम भारत संघवाद 1957। दूसरा केस यहाँ आया था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। और तीसरा केस यहाँ आया था दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। 3 केस यहाँ आए दोस्तों और इन तीनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं माना है, न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं माना। अर्थात दोस्तों प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के आधार पर प्रस्तावना को लागू करवाने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है। इसमें जितनी भी बातें लिखी है, जितने भी प्रावधान लिखे हैं, उनको मानना या ना मानना सरकार की इच्छा का विषय। न्यायपालिका इसे लागू करवाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, वाद योग्य है। इसको लेकर 3 केस आए। पहला केस आया मदन गोपाल बनाम भारत संघवाद 1957। दूसरा केस आया दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तीसरा केस आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। इन तीनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं माना। दोस्तों यहाँ से सवाल आपके कैसे बनेगा, तो हम 1-2 सवाल यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान का अंग है या नहीं है। इससे रिलेटेड जो सवाल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि अभी एक सवाल बना, कुछ समय पहले महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था और दोस्तों आप याद रखना महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर था, इसमें सवाल बहुत स्तरीय सवाल ये पूछा गया था। सवाल ये आया था कि निम्न में से किस एक मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। निम्न में से किस एक मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ऑप्शन बी बेरूबाड़ी बनाम
भारत संघवाद, ऑप्शन सी SR बोमई बनाम भारत संघवाद, ऑप्शन डी LIC ऑफ इंडिया केस। अगर दोस्तों ऐसा सवाल आपके बन जाए तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? किस एक मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद का जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा, संविधान का अंग नहीं माना था। दूसरा सवाल की हम बात करते हैं दोस्तों, सवाल है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे दिया गया दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। दूसरा कथन दे दिया गया, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का, संविधान की व्याख्या का आधार है। तीसरा कथन दे दिया गया दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की आँख है। प्रस्तावना संविधान की आँख है। चौथा कथन दे दिया गया, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत हिस्सा है। और आपसे सवाल पूछा गया कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन केशवानंद भारती के विवाद से संबंधित हैं? केशवानंद भारती के विवाद से कौन से कथन संबंधित हैं? ऑप्शन बना दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए बना दिया गया 1, 2 एवं 4। ऑप्शन बी बना दिया गया 2, 3 एवं 4। ऑप्शन सी बना दिया गया 1, 2 और 3। और ऑप्शन डी बना दिया गया 1, 3, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा? सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। दूसरा कथन दिया गया प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार है। तीसरा कथन दिया गया प्रस्तावना संविधान की आँख है। चौथा कथन दिया गया प्रस्तावना संविधान का आधारभूत हिस्सा है। अब आपसे पूछा गया उपर्युक्त में से कौन से कथन केशवानंद भारती के विवाद से संबंधित हैं? तो दोस्तों पहला संबंधित है, ठीक है, टिक लगा लेते हैं, पहला है। दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा नहीं है। चौथे का संबंध किससे, आधारभूत हिस्सा किसमें माना था? SR बोमई के केस में माना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? सी। 1, 2 और 3 तीनों क्या हैं दोस्तों? यहाँ पर सही हैं, ठीक है। इस टाइप से इन विवादों से सवाल पूछा जा सकता है। आपसे यहाँ से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक केस ऐसा है
जिसमें प्रस्तावना को न्याय योग्य नहीं माना गया, या कौन सा एक केस ऐसा है जिसमें प्रस्तावना को न्याय योग्य नहीं माना गया। इस टाइप का सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे सवालों पर थोड़ा सा सोचना, और ये जो केस हैं ये केस आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन केस को सीधा सीधा आप क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है दोस्तों, याद करने के बाद में आपको समस्या नहीं होगी। 2-4 बार पढ़ोगे तो इतना याद रह जाएगा कि अगर 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जाए तो आप आराम से सही ऑप्शन को क्या कर सकते हो दोस्तों, टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यही क्लास रोकेंगे। इसके बाद हमारा थोड़ा सा और हिस्सा बचा हुआ है, प्रस्तावना की महत्ता हमें देखनी है, इसकी विशेषताएं हमें देखनी है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उन फैक्ट के बारे में हमें क्या करना है, बात करनी है। या मतलब हम अगली क्लास में प्रस्तावना को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अगली क्लास में हम इसको क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम मेंस के क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें उसकी बात करेंगे। कौन कौन से एरिया से यहाँ सवाल बनते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं, इनकी भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको बार बार समस्या ना हो। जैसे हमारा अगला वीडियो आएगा आपको अपने आप, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। तो आप आराम से वहां से क्या कर सकते हो दोस्तों, देख सकते हो। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।